दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं आगाज सीरीज लेके आया और वही फिर से टैगलाइन आगाज से अंजाम तक लेके जाना है आपको, और मैं पर्यावरण लेक्चर 7 लेके आया आज आपके लिए। क्रमशः आप लेक्चरों को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं बार बार इसलिए इस बात को आपको प्रेस करता हूं ताकि जो आपका कंटेंट है ना, उसकी जो क्रमबद्धता है, जो सीक्वेंस है, वो टूटे ना। आप अगर प्रीवियस लेक्चरों को देख लेंगे तो आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे सब। ठीक है, अगर आप बीच में से कोई लेक्चर देखते हैं तो आपको हो सकता है कि पीछे के लेक्चर ना देखने की वजह से वो चीजें समझ में ना आए। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं उनको पहले एक बार देख लीजिएगा, उसके नेक्स्ट आगे आकर के आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जब आगे आप दूसरे वीडियो को देखेंगे तो आसानी के साथ वह वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूं अम्ब्रेला प्रजाति की। कल तक आपसे मैंने बात किया था फाउंडेशन प्रजाति की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे फाउंडेशन प्रजाति के विषय में बात किया था। आप लोगों को जहां तक मेरी उम्मीद है, मैं समझता हूं आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, किसी मित्र को, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को अगर मेरी बात ये समझ में नहीं आई है तो वो एक काम करे, आराम से जाए कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखे, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को समझूं, समझ करके उसका जवाब मैं उसको कमेंट बॉक्स में दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से हम उसी लहजे के साथ जो एक एनर्जेटिक कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ लो। तो आइए फिर से अम्ब्रेला प्रजाति में आप देखिएगा। अम्ब्रेला प्रजाति नाम से क्लियर है। अगर इसको और हिंदी में आप करें तो अम्ब्रेला मीन्स क्या हो जाता है? छाता होता है। छाता मतलब जो ढकने वाली प्रजाति हो। वैसे तो अम्ब्रेला प्रजाति और जो आपकी की स्टोन प्रजाति होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लगभग दोनों एक ही तरह के होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो की स्टोन प्रजाति है, क्या की स्टोन प्रजाति जो है, की स्टोन स्पीसीज, उसमें आपने देखा कि उसका जो बायोमास है, क्या दोस्तों, बायोमास जो है और उसका जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है वो कम देखने को मिलेगी आपको। लेकिन जो उसका, एक मिनट दोस्तों, जो उसकी संख्या या जनसंख्या कह सकते हैं, जो उसको देखने को मिलेगी वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। फिर भी जो उसका प्रभाव होता है पूरे उस जंगल में या जहां पर भी जिस पारितंत्र में पाया जाता है, उसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। प्रभाव क्या होता है? सर्वाधिक होता है दोस्तों। उसी क्रम में आप अगर आ जाए अम्ब्रेला प्रजाति में देखें तो इसमें वह जीव शामिल होते हैं जो उच्च कशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? उच्च कशेरुकी होते हैं। सर ये उच्च कशेरुकी क्या होता है? बाबू, जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मजबूत हड्डी पाई जाती है, उन जीवों को कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। ठीक है, जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन जीवों को कशेरुकी प्राणी कहा जाता है। और ज्यादातर यहां पर जैसे जंगल को ले लेते हैं हम, तो जंगल में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु हैं ज्यादातर सब कशेरुकी होते हैं। लेकिन इसमें मैंने लिखा उच्च कशेरुकी, मतलब जो बड़े विशालकाय जो जीव होंगे, बड़े विशालकाय जो कशेरुकी प्राणी होंगे, विशालकाय वाले, उन जीवों को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। मतलब उनका इफेक्ट उसमें सर्वाधिक होता है। वो एक संरक्षक की भूमिका निभाते हैं पूरे जंगल के अंदर। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, कुछ आपको उदाहरण एक दो देखने को मिल जाए। मैंने कहा ना, अम्ब्रेला प्रजाति और की स्टोन प्रजाति में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सिमिलर हैं। लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि इसमें केवल उच्च कशेरुकी प्राणी आते हैं जो बड़े विशाल होते हैं, जिनमें से आपका पहला उदाहरण आपका हो जाता है टाइगर का। किसका मान लेते हैं हम?
पहला उदाहरण आपका देख लिया टाइगर, और दूसरा देख लेते हैं ग्रिजली बियर का। ग्रिजली किसका होता है? ग्रिजली बियर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं जिनको हम अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत काउंट करते हैं। ध्यान रखें, एक बात और जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान नहीं होइएगा। इन्वायरमेंट में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो ईजीबी में। अभी तो मैं केवल कह सकते हैं ना, अभी तो ये ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। तो दोस्तों अभी केवल आपको परिचय करवा रहा हूं इन्वायरमेंट के साथ। आगे देखिएगा, बेहतरीन क्लासें और लेके आऊंगा, क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा आपके साथ, और क्वेश्चन सीरीज लेकर के एक एक क्वेश्चंस को जैसे टॉपिक खत्म होगा या जितने भी टॉपिक खत्म होंगे उन सभी टॉपिकों से संबंधित जबरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के फिर से आऊंगा, यही टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बी कंटिन्यू रहिए, एकदम तैयार रहिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, गम को दूर करने के लिए हंसना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं? मतलब मैं समझ सकता हूं कि 3-4 साल से आप वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, आप हंसी तो निकल नहीं रही है, लेकिन क्या करेंगे, उदास होके भी क्या कर सकते हैं। तो क्यों ना अपने उस पल को, जीवन के पल को जिसको उदासी में हम काट रहे हैं, क्यों ना हंसते और मुस्कुराते हुए काटें। आगे एक आशावान होना चाहिए व्यक्ति को, निराशावान नहीं होना चाहिए, आशावान होना चाहिए। आज नहीं तो कल बेहतर होगा, आज नहीं तो कल बेहतर होगा, और ये गारंटी है, आज नहीं तो कल बेहतर होके रहेगा। चलिए, अम्ब्रेला प्रजाति हो गई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हम सेकेंड मतलब अगली प्रजाति के विषय में बात करने वाले हैं, जिसे संक्रमिका या कोर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट आपका संक्रमिका या इकोटोन। संक्रमिका, क्रमिका या कोर प्रभाव, या इसी को बोलते हैं कोर प्रभाव, या इसी को नाम देते हैं हम इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको? इकोटोन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। आप पर्यावरण में अगर पढ़ रहे हो, पर्यावरण को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। और इसको समझाने के लिए एक डायग्राम, मैंने आपसे वादा किया था ज्यादातर चीजें हम डायग्राम के अंदर ही पढ़ेंगे। देखिए, एक डायग्राम हम इसके लिए सेट करते हैं। जैसे सपोज करिए ये कोई पारितंत्र है, और इस पारितंत्र में हम कह दिया ये कैसा पारितंत्र है? वन पारितंत्र है दोस्त। कैसा पारितंत्र है ये? वन पारितंत्र है। आप लोग परेशान नहीं होना कि इसकी परिभाषा क्या होगी सर। बाबू, इसकी परिभाषा यह होती है, सिंपल वे में आप समझिएगा, अपने से आप परिभाषित भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक से अधिक पारितंत्र जब आपस में किसी स्थान पर आकर मिलते हैं, समझ रहे हो ना, दो या दो से अधिक कह सकते हैं, एक से तो अधिक हो ही जाएगा, दो या दो से अधिक पारितंत्र जब आपस में आकर किसी एक स्थान पर मिलते हैं, तो जहां पर भी वो जिस स्थान पर मिलते हैं दोस्त, उसी स्थान को ही इकोटोन कहा जाता है, संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिएगा। मान लिया मैंने ये वन पारितंत्र है दोस्त। क्या ये वन पारितंत्र है? ठीक है, ये वन पारितंत्र है, बीच बीच में छोटे छोटे पेड़ लताएं ये भी यहां पर रहेंगी, इसको हमने ये मान लिया। ठीक ना, चलो अब इधर देखते हैं, इसके आगे इस एरिया में यहां पर घास पारितंत्र है। क्या है ये? घास पारितंत्र है। बीच बीच में पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी आ जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होंगे? घास फूस होंगे। ये कौन सा पारितंत्र हो गया? इसको हम बोल दिए घास पारितंत्र। एक ही डायग्राम के अंदर पूरा इसको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आपका इकोटोन क्या होता है। दोस्त यहां पर देखिएगा, इस वाले एरिया में, ये वाला एरिया है, यहां से नहीं, देखिए बताता हूं, यहां से ले लीजिए आप। इधर ये कोई जलीय पारितंत्र है,
क्या है? जलीय पारतंत्र। यहां पे 3 प्रकार के पारितंत्र मेरे दोस्त हो गए। कितने प्रकार के पारितंत्र हो गए? 3 प्रकार के। ये एक्वेटिक या जलीय पारितंत्र हो गया, जलीय पारितंत्र हो गया ना। आप लोग भी इसी तरह से अपने नोट्स के अंदर इसको डायग्राम को बनाएंगे आराम से। अब देखो दोस्त, यहां पर आगे हम कैसे चीजों को समझेंगे। यहां तक ये जलीय पारितंत्र आ गया, ठीक है। अब इधर वन है, इधर आपका घास पारितंत्र है, इधर जलीय पारितंत्र है। और अगर आपको लगे कि हमें और कुछ इसमें बनाना चाहिए, आपको लगता हो कि सर इसमें कुछ और ड्रॉ कर दीजिए, तो मैं बाबू उसको भी करने जा रहा हूं। समझना, ये हो गया, ऊपर हो गया मरुस्थलीय पारतंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र। ये हो गया मरुस्थलीय पारतंत्र। यहां पर बालू वालू इस तरह की पाई जाती है। ये मरुस्थलीय पारितंत्र हो गया, ठीक। यहां तक देखो दोस्तों, ये मैंने चौराहा बना दिया एकदम से। क्या बना दिया? चौराहा बना दिया। चौराहा घूमते हो कि नहीं घूमते हो? जो लोग चौराहा घूमते हो ना, एक बार जरूर कमेंट में लिखे, जी सर हम घूमते हैं, ठीक है। क्योंकि चौराहा घूमना अच्छी बात है, माइंड फ्रेश करना जरूरी होता है ना। क्योंकि चाय वाय पी के आओ तो पढ़ाई होती है, नहीं होती? होती है ना। थोड़ी देर पढ़ाई करो तो फिर बोरिंग लगने लगता है। लेकिन मेरी वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा भला चाय पीने, ये भी बता रहा हूं। इसको बना कर जाना। मैं बताने वाला चौराहे का क्या कमाल होता है। देखो यहां पे चौराहा हो गया कि नहीं? इधर वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, ये हो गया बाबू चौराहा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया हो गया आपका चौराहा का। ये वाह, इसको बनाओ बनाओ, कोई तुरंत बनाओ इसको। जब तक बनाओगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। बनाओ बनाओ मेरे बच्चे, बनाओ। जितने भी भाई और बहन इसमें जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन सब के लिए मैं कह रहा हूं, जो टेट और सुपर टेट से संबंधित हैं, कि आप लोग सीरियस होके ही इन चीजों को करिए एकदम, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर जो ये सेंसिटिव जोन है, ये क्या है? सेंसिटिव जोन। इसको बोलेंगे संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? संवेदनशील क्षेत्र बोलेंगे। और संवेदनशील जो क्षेत्र होता है ना, बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक होता है। कितना खतरनाक होता है सर? हमसे ज्यादा तो आप ही जानते होंगे। नहीं जानते? जानते होंगे, पक्का जानते होंगे। हम तो केवल पढ़ाते हैं, आप तो देखते हैं, है ना, प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, ये इधर आ गया वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र। अब बाबू जो ये संवेदनशील एरिया आप देख पा रहे हैं, यहां पर ये करेक्टरिस्टिक, इधर की करेक्टरिस्टिक तो किसकी होगी? वन वाली होगी। इधर करेक्टरिस्टिक जो यहां पर होगी, जो विशेषताएं होंगी, यहां पर घास पारितंत्र की होंगी। ऊपर जो ये करेक्टरिस्टिक है, यहां पर किसकी होंगी? ये होगी मरुस्थलीय पारितंत्र की। और जो यहां पर करेक्टरिस्टिक होगी दोस्तों, ये होगी जलीय पारितंत्र की, ठीक। तो अब यहां पर जब ये चारों आकर के इस पॉइंट पर मिल जाएं, इस पॉइंट पर, तो क्या करेक्टरिस्टिक किसी एक की दिखाई पड़ेगी? बताइएगा, बताइए, आप बताइए, कमेंट में बताइए, तुरंत कोई कमेंट में बताइए। क्या यहां पर जो करेक्टरिस्टिक दिखाई पड़ेगी वो किसी एक की दिखाई पड़ेगी? हाँ या ना कमेंट में लिख के भेजिए, हाँ या ना कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक। और अगर किसी को डिटेल पता है तो डिटेल भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैं यहां पर बताने वाला हूं कि इधर से वन पारितंत्र की करेक्टरिस्टिक, घास पारितंत्र की, जलीय पारितंत्र की और मरुस्थलीय पारितंत्र
चारों की कैरेक्टरिस्टिक यहां पर दिखाई पड़ेगी दोस्त, और इन चारों के बीच जबरदस्त यहां पर संघर्ष होगा। इन चारों के बीच यहां पर जबरदस्त संघर्ष होगा, और इसी संघर्ष को ही मेरे दोस्त कोर या संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर कोर बनेगा वो क्षेत्र हमेशा संक्रमिका वाला होगा, संवेदनशील वाला क्षेत्र होगा, और वहां पर चारों प्रकार के जो पारितंत्र हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी। भाई जंगल की तरफ से है कोई जीव आएगा, पानी की तरफ पानी का जीव है, स्थल की तरफ जाता है घास का है, घास वाले जो जीव हैं वो यहां पर आएंगे, मरुस्थल वाले वो भी इधर आएंगे। तो यहां पर जब चारों जीव अलग अलग जो अपने अपने क्षेत्र में बासात रखते हैं तो इनके बीच होगा जबरदस्त संघर्ष, और जो जबरदस्त संघर्ष होगा उसी को मेरे दोस्त संवेदनशील क्षेत्र कहेंगे, और उसी को हम इकोटोन कहेंगे, संक्रमिका कहेंगे। अगर मेरी बात आपको इजी वे में समझ में आ गई हो तो मेरे दोस्त हाथ जोड़ के निवेदन है, जो नए मेरे व्यूअर्स हैं वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और उन दोस्तों से कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, थम्स अप करें कमेंट्स के अंदर, क्योंकि दोस्त इसी का मैं हमेशा इंतजार करता रहता हूं कि अगर आप को मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में भी नहीं आता तो भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। मेरा नंबर जो है वो आप लोगों को पास होगा, अगर नहीं होगा तो मैं वीडियो के अंत में आपको अपना नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों तरीके से मैं क्लासेस ले रहा हूं। ऑफलाइन में भी क्लासेस लेता हूं, ऑनलाइन में भी लेता हूं। ऑनलाइन में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ऑफलाइन मेरी क्लासेस मॉर्निंग चलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई तो थम्स अप करें दोस्त। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होता है, अगला वाला संकेतक प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? संकेतक प्रजाति। रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए अगला आ जाता है संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये संकेतक जो प्रजाति होती है ये बड़ी सेंसिटिव प्रजाति होती, बहुत ही सेंसिटिव होती है। ये वह प्रजाति होती है जब पर्यावरण में हमारे, चाहे जलीय पर्यावरण हो, जलीय पर्यावरण हो, चाहे वायु पर्यावरण हो, मतलब जलीय पर्यावरण प्रदूषित हो, प्रदूषण जलीय पर्यावरण प्रदूषण, चाहे वायु पर्यावरण प्रदूषण हो, ये आराम से इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं मेरे दोस्त? इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। सर कैसे? इसके कुछ उदाहरण बताइए। बाबू बताता हूं, समझना, मेरी बात को समझना। सपोज करिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से इसको बताना चाहूंगा। अगर इसको नोट कर लिए हो तो थोड़ा सा इरेज करूं इसे मैं। कर लिया नहीं? चलिए कर लिए हो तो इसको थोड़ा सा करता हूं मैं इरेज। चलिए देखिएगा, दोनों को मैं समझाता हूं। सपोज करिए ये हिमालय का एरिया है, आपका हिमालय का एरिया है। हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, खासकर मैं गंगोत्री हिमालय, यमुनोत्री हिमालय की बात कर रहा हूं, गंगोत्री और यमुनोत्री हिमालय की। अब जब ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हुए नीचे आती हैं दोस्त, यहाँ स्थल की ओर जब नीचे आती हैं धरातल में, तो इन नदियों के किनारे, समझना दोस्तों, इन नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए होते हैं, बहुत सारे इनके किनारे शहर बसे हुए होते हैं। अब दोस्तों ये जैसे रिवर्स ऐसे बह के फ्लो होके आगे बढ़ रही होती हैं, इनके किनारे जो ये बड़े बड़े शहर बसे होते हैं, तो इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े बड़े शहरों से जो
रॉ मटेरियल होता है, जो बेकार अवशिष्ट जो पदार्थ होता है, उस अवशिष्ट पदार्थ को इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं वहां से निकालकर इन नदियों में फ्लो कर दिया जाता है। इन नदियों में लोग फ्लो कर देते हैं। दोस्तों, जब ये नदियां हमारे जीवन रेखा हैं, ये हमारे लाइफ लाइन है नदियां, तो इसको हमें सुरक्षित रखना होगा। अगर इसको हम नहीं सुरक्षित रखेंगे तो आने वाला समय बड़ा ही घातक होने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, जल का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करिए और अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। आगे आ जाओ। चलिए, अगर यहां से पोल्यूशन इसमें बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो इसमें जीव होंगे, इस जलीय पारितंत्र के अंदर जो रिवर में जीव हैं, वो रिवर के जीव प्रभावित हो जाते हैं दोस्त। जो इसमें जीव पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रभावित हो जाएंगे। और जब ये जीव प्रभावित होते हैं तो हमें कैसे मालूमात होगा कि हमारा जल प्रदूषित है कि नहीं प्रदूषित है? भाई, हर जगह तो आप मापन नहीं करने लगेंगे नहीं करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए कि आप बिल्कुल देखें अचानक से और आपको पता चल जाए कि जल प्रदूषित है कि शुद्ध है, तो उसके लिए एक इंडिकेटर होता है, मछलियां। क्या होता है दोस्तों? मछलियां होती हैं। मछलियां बहुत सेंसिटिव जीव होता है और जैसे जल प्रदूषित होता है मछलियां मरने लगती हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, संकेतक प्रजाति का जलीय प्रदूषण का पहला अगर उदाहरण देखिए तो क्या हो जाएगा? मछलियां हो जाएगा दोस्तों। छोटी छोटी मछलियां मर करके पानी के ऊपर आने लगती हैं, जिससे ये हमें आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारा जो जल है वो काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, इसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि गंगा एक्शन प्लान बना, फिर इसके बाद नमामि गंगे बना, मतलब गंगा की सफाई करना है। और गंगा और यमुना नदी को तो आपको पता होगा कि इनको फंडामेंटल राइट भी दिया गया है। जैसे ह्यूमन राइट होते हैं, ह्यूमन के लिए जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं, उसी तरह इन रिवर्स के लिए भी फंडामेंटल राइट को दिया गया है। चलिए आगे मैं बताऊं, इसी के क्रम में आगे बताता हूं। ये तो हो गया जलीय पारितंत्र के लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जैसे ये कोई पेड़ पौधे हैं, ध्यान देना, ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब पता चला अगर वायु हमारी प्रदूषित है तो जो लाइकेन होता है, लाइकेन, अगर कहें वायु प्रदूषण को कौन इंडिकेट करता है? वो लाइकेन करता है मेरे दोस्त। कौन करता है? लाइकेन करता है। लाइकेन क्या होता है? अरे बाबू, वही काई जो होती है, काई जिसको आप बोलते हैं, उसी लाइकेन की मैं बात कर रहा हूं। ये लाइकेन एक कवक के रूप में होता है, ये पेड़ों में लग जाता है, हरा हरा। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, जैसे महुआ का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसका जो तना होता है ना, तने के पास हरा हरा काई की तरह का लग जाता है, उसी को हम लाइकेन कहते हैं। अच्छा, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो शहर के हो चाहे गांव के हो, इसको और इजी वे में समझ लीजिए। आपके छत में जब पानी भराव ले लेता है कहीं पर, तो उस जगह पर हरी हरी काई लग जाती है। जो काई होता है दोस्त, वो लाइकेन ही होता है। समझ गए? अब समझ में आई बात? अच्छा, आगे मैं बताता हूं। जब पता चला कि हमारा वायुमंडल या हमारी वायु प्रदूषित है, तो जो ये यहां पर हरी हरी काई लगी होती है, यहाँ पर जो हरे हरे यहाँ पर लाइकेन लगे होते हैं, ये धीरे धीरे लाइकेन क्या होने लगते हैं? सूखने लगते हैं दोस्तों। जब लाइकेन सूखने लगता है, वो इंडिकेटर हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायु है वो प्रदूषित है। ठीक इसी वजह से ताजमहल जो आप देख रहे हैं, जो पूरे दुनिया में एक अजूबा है, उस अजूबे को आप देखते हैं तो उसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि विरासत है वो, उसको बचाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा उसके आसपास लाइकेन को प्लांट किया जाता है, ताकि अगर वायु प्रदूषण हो तो अगर लाइकेन सूखेगा तो उसमें हम कंट्रोल पा लेंगे। तो याद रखिएगा, वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है लाइकेन और जल प्रदूषण का इंडिकेटर है मछलियां। कोई समस्या यहां तक? अगर किसी को समस्या हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको आज इतना आपको बताया। कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक नया टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक। आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर से कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, बेहतरीन तरीके से। और
आपको बेहतरीन मुकाम तक ले जाने का वादा पूरा करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या हो किसी भी तरीके का, तो मैंने कहा था कि मैं आपको अपना एड्रेस बताता हूं, अपना परिचय बता देता हूं। वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एड्रेस है GR पैलेस, प्रीतम नगर, धूमनगंज, GR पैलेस, एक मिनट, प्रीतम नगर, धूमनगंज, प्रयागराज। मैं ये कोई बहुत उसमें से नहीं कह रहा हूं, आपको केवल सुविधा के अनुसार बता रहा हूं। ये मेरा एड्रेस है। मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस। ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस यहीं पर मेरी चलती हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मोबाइल नंबर मेरा जो कांटेक्ट नंबर है जिसमें से आप कांटेक्ट करेंगे वो है 8299833812। इसके बाद अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है क्या, 7379382656। अगर आपको किसी भी तरीके से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें चाहे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर में मुझसे व्हाट्सएप में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपके सामने आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखिए और उसको मैं देख करके उसका समाधान करूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं आपके साथ नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों पढ़ते लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, गुड बाय।